गुड मॉर्निंग। चलो तो आज की हमारी टॉपिक ये रहेगी। आवर टुडेज टॉपिक इज रिवोल्ट ऑफ 1857। आज की हमारी टॉपिक रहेगी 1857 की क्रांति। अब ये बहुत मेस्मराइज करती है। बहुत ही कमाल की बात रही कि इसने स्वतंत्रता संघर्ष को बहुत लंबे समय तक प्रभावित किया। टिल येट मोस्ट डिबेटेड रिवोल्ट इन इंडियन हिस्ट्री। आज तक भारत के संदर्भ में ये बहुत ही चर्चित रिवोल्ट है। ठीक है, आज हमारी टॉपिक यही रहेगी और देखेंगे कि किस तरीके से भारत के इतिहास को इसने प्रभावित किया। ठीक है, चलते हैं। We will make sure all these things will come as a story। हम इसको कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें एक स्टोरी के रूप में हमें समझ में आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। आनंद प्रकाश, आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 9 years एट दिल्ली मुखर्जी नगर एंड करोल बाग। ठीक है, चलो मेंस आंसर राइटिंग सीखोगे और आंसर फ्रेमिंग सीखोगे मेरे साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर कोर्स का प्लस लोग कोर्स ज्वाइन करना हो तो ये वाली कोड आनंद प्रकाश 69 यूज करोगे तो 10% की बेनिफिट मिल जाएगी। देखो पीएसआईआर का एक नया बैच आज से स्टार्ट होगा इवनिंग में प्लस पे, अनअकैडमी प्लस पे। हेलो श्वेता, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल फ्रॉम द वेस्टर्न थिंकर इन द इवनिंग 8 to 10। अनअकैडमी प्लस पे हम स्टार्ट करेंगे और यह सबके लिए बेनिफिशियल होगा, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस। ठीक है, और इसमें हम हेलो सुमन, इसमें हम क्या करेंगे, डाउट क्लियर भी करेंगे। ठीक है, चलो मूविंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट। ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा चलो, बीपीएससी की भी पेपर स्टार्ट हो गई है, 21 मई से स्टार्ट हो गई है, इसका डिस्कशन स्टार्ट हो गया है सारा कुछ। मेरा वाला जो स्टार्ट होगा वो 2 जून से स्टार्ट होगा। वी विल डिस्कस पेपर 2 ऑफ बीपीएससी मेंस, जिसमें की हिस्ट्री होगी, सॉरी जिसमें पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, ज्योग्राफी होगा और साइंस टेक होगा। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। हेलो प्रीति, चलो अगली स्लाइड पे आते हैं। कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट। गुड मॉर्निंग। कुछ टेक्निकल एरर दिख रही है, आगे की पेजेस अपलोड होने में दिक्कत दिख रही है। हेलो कुमार, हेलो मनोज। ठीक है, चलो आ गए हम अपने अगले पेज पे। तो देखो आज की सेशन बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए आप इस सेशन में बने रहें और ये हम समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1857 रिवोल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको हम समझेंगे। एक चीज समझना कि 1857 की क्रांति ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भारतीयों की पहली तगड़ी विरोध थी। इट वॉज फर्स्ट यूनाइटेड अपोज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके पहले ब्रिटिश ये समझते थे कि भारतीयों की इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो कभी क्या करें, हमारे खिलाफ विद्रोह कर सके। वो ऐसा समझते थे कि भारतीयों की कभी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो हमारे खिलाफ विद्रोह करे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में जिस तरीके से पूरे पूरे क्षेत्र के भारतीयों ने विरोध किया वो अपने आप में कमाल था। और केवल अंग्रेज तो ये कहते रहे अंत तक, ब्रिटिशर्स टिल द लास्ट क्लेम्ड दे सप्रेस्ड 1857 रिवोल्ट। अंग्रेज तो ये कहते रहे अंत तक कि उन्होंने 1857 के विद्रोह को सप्रेस कर दिया है, उसको एकदम से दबा दिया है। लेकिन वो यह भूल जाते कि 1857 की क्रांति ने, 1857 के विद्रोह ने क्या किया, आगे आने वाले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। 1857 रिवोल्ट पुट प्लिंथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। और आज तक
यह हम भारतीयों को यह सबक देती है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, अगर हम एकता के साथ काम करें तो हम उसे पराजित कर सकते हैं। टिल येट वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द 1857 रिवोल्ट। If anyone is superior, suppose that, but if we united oppose it, then we will achieve the success। नहीं, ये दुनिया को एक संदेश देती है। अब ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी गई। ब्रिटिश हुकूमत की, हेलो मनोज, ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी गई इस आंदोलन द्वारा। और इसमें जिस तरीके से भारतीयों ने अपने रक्त का बलिदान किया वह आज भी अविस्मरणीय है। टिल येट वी आर मेमोराइजिंग ऑल द मर्टिस ऑफ 1857 रिवोल्ट। आज तक हम उन शहीदों को नमन करते हैं। आ रहा है समझ में? तो एक बात तो तय कर दी इस क्रांति ने, एक बात तय कर दी इस क्रांति ने कि अब तो ब्रिटिश हुकूमत इस देश में राज नहीं करेगी। Revolt of 1857 decided fate of British Empire. Then British Empire will never ever rule this country. ये थी भारतीयों की ताकत, ये थी भारतीयों की क्षमता। और ये सोचो कि आज के जैसा इंटरनेट नहीं था, आज के जैसी टीवी नहीं थी, आज के जैसे न्यूज चैनल नहीं था, हेलो शिवम, हेलो ज्योति, आज के जैसे कोई भी चीजें नहीं थी। और फिर भी जिस तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जिस तरीके से लॉयन ऑफ द बिहार, और बल्कि पूरे देश के लॉयन कहो, क्या नाम था उनका, जगदीशपुर के थे वो, बताओ, तुरंत तुरंत बताओ, आंसर दो फटाफट। लॉयन ऑफ द बिहार किसे कहते हैं? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, ठीक है गोपाल, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। वीर कुंवर सिंह 86 साल की उम्र में उनके, वेरी गुड ज्योति, कुंवर सिंह, उनके हाथ में चोट लग गई थी और उन्होंने अपने हाथ को कट कर दिया। He cut his hands and he fought till his last breath. One of the finest warriors in the 1857 revolt. Even he defeated Britishers in at Ara. आरा में उन्होंने अंग्रेजों को परास्त भी कर दिया था। कमाल के साहसी व्यक्ति। और हम आगे बढ़े तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो आज तक हमें प्रेरित करती हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिखी कि हर बोलो बुंदेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आज तक हमें इंस्पायर्ड करती है। उनके जैसा वीर, जब अंग्रेजों ने उनके झांसी को छीनने की बात की, एक मैं ग्लिम्स दे रहा हूं, मजा आने वाला है इस सेशन में बहुत, और ये पर्सनली मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, आपको भी अट्रैक्ट करेगा। देखो, हिस्ट्री को कहानी जैसा समझो, इट इज नॉट मेयरली फैक्ट। मैं कहूं कि मैं शुरू हो जाता कि फला जगह पे विद्रोह करने वाला ये था, तो एकदम से आप डिस्कनेक्ट हो जाते। हिस्ट्री एक कहानी है। हेलो हेलो राजा, हिस्ट्री एक कहानी है और इस कहानी को अपने दिल के अंदर बसाना है, ठीक है? अपने आप फैक्ट्स याद कर लोगे। आ रहा है समझ में? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और कमाल की वीरांगना थी वो, कमाल की वीरांगना थी। झांसी के लिए जब लॉर्ड डलहौजी ने कहा, व्हेन लॉर्ड डलहौजी कंस्पायर्ड टू कन्फिस्केट झांसी, ही सेड, मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। और ये उनकी साहस की बात थी। इवन लॉर्ड डलहौजी मॉक्ड हर, शी इज अ वुमन एंड व्हाट कुड शी डू। इवन लॉर्ड डलहौजी ने तो मजाक उड़ाया कि एक औरत क्या कर लेगी। और मजे की बात देखो कि जब जनरल ह्यू ग्रोस जो लड़ने गया था, जो झांसी की रानी से लड़ने गया था, उसने जैसे भी करके, सोचो एक छोटी सी सेना ने, गुड मॉर्निंग राजा, ठीक है, एक छोटी सी टुकड़ी थी सेना की, और उससे झांसी की रानी ने अंग्रेजों की ताकतवर सेना को दांतों चने चबवा दिए। आ रहा है समझ में? तो लोहे के चने चबवा दिए दांतों से। इट वॉज द इफेक्ट ऑफ रानी लक्ष्मी बाई। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो तो अपने क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रही थी। अगर ऐसा ही होता तो अंग्रेज तो उन्हें पेंशन दे रहे थे ना भाई। बिलीव मी, ऑल द पेंशंस आफ्टर द डेथ ऑफ गंगाधर राव, हिज हस्बैंड, गिवन टू क्वीन लक्ष्मीबाई। आ रहा है समझ में? तो ये जो बिगुल फूका गया था, ये जो स्वतंत्रता की बिगुल फूकी गई थी, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। चाहे वो जगदीशपुर में कुंवर सिंह लड़ रहे हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ रही हो,
चाहे कानपुर में तात्या टोपे लड़ रहे हों और चाहे नाना साहिब लड़ रहे हो कानपुर में। गॉट इट? ओके शिवम, मजा आ रहा है ना? ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल राजा, कोर्स स्टार्ट है हमारा। कोर्स अब स्टार्ट ही होने वाले हैं, बहुत सारे कोर्स मेरे प्लस पे आने वाले हैं, ठीक है। और अभी मेरी क्लासेस चल ही रही हैं 4-5 दिन से, तो आप कंटिन्यू बने रहो, फॉलो करो मुझे अगर आप नए हो तो, और तुरंत ही प्लस वाले पे मेरे साथ पढ़ाई करोगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखोगे, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट इज लैंग्वेज इंप्रूवमेंट, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। दूसरा, कहानियों के माध्यम से ये जानकारियों को आप ट्रैप कर पाओगे। तीसरा, टेक्निकलिटीज बहुत अच्छी होंगी। चौथा, आंसर फ्रेमिंग और राइटिंग की समझ बढ़ेगी। एंड हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज। एमसीक्यू में क्या होता है, दिक्कत क्या होती है? हेलो कृतिका, वी आर प्रैक्टिसिंग सो मेनी एमसीक्यूज विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि हम एमसीक्यू की एक बुक लाते हैं और अंधाधुंध उसको लगते हैं सॉल्व कर रहे हैं। इट इज रॉन्ग टेंडेंसी टू प्रिपेयर द एग्जाम। मजा पैदा करो ना, इंटरेस्ट पैदा करो ना, ऐसी पढ़ाई करो कि मजा आ जाए। आ रहा है समझ में? वो आपको याद ना करना पड़े। अब जैसे मैं बता, आई एम कंप्लीटली एंजॉइंग दिस चैप्टर। आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कृतिका, थियरी पढ़ने में देखो बोझ हो जाती है और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। देखो राजा, आप अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सारे बेस्ट टीचर यहीं अवेलेबल हो जाएंगे। अनअकैडमी का पूरा प्रोसेस पता है ना आपको? आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन बटन दबाते हो तो वहां आपको कई सारे ऑप्शंस आते हैं। नमस्ते खुशी, कई सारे ऑप्शंस आते हैं। यू विल हैव सो मेनी ऑप्शंस व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस। तो वहां पे अगर आपको ज्वाइन करना हो तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे आनंद प्रकाश 69, देख लेना, तो आपको 10% की बेनिफिट भी मिल जाएगी, ठीक है। और आप मेरे सोशल ब्लॉगिंग साइट से, टेलीग्राम से इधर उधर जुड़ोगे तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। प्री निकालना तो उद्देश्य नहीं है ना केवल, हम सबका उद्देश्य है। बिलीव मी, आई विल मेक श्योर योर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन इन द लिस्ट, और इतना मजे के तरीके से कि आप एकदम इजिली क्वालिफाई कर जाओगे। हेलो प्रजापति, हेलो ममता, ठीक है। तो इतना याद रखना, हम पढ़ेंगे बहुत मजेदार तरीके से, ठीक है। आंसर फ्रेमिंग सीखोगे, आंसर राइटिंग सीखोगे। कृतिका, टेलीग्राम लिंक इज गिवन हियर। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ सारी मेरी साइट्स दी गई है, दिख रहा होगा इस बिलो सेक्शन में। देखो मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यू शुड यूज दिस, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, ठीक है, देख लेना इसे, ठीक है। हेलो अनुपम, ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी 1857 में, वो केवल अपने क्षेत्र के लिए थी। इट वॉज नॉट ओनली फॉर टेरिटोरियल गेन, इट वॉज नॉट ओनली फ्रॉम द रिच पीपल, लैंडलॉर्ड्स, लॉस्ट रूलर्स, ऑल्सो कॉमन पीपल पार्टिसिपेटेड। मैं उदाहरण सहित बात करूंगा, आई विल गिव यू एग्जाम्पल। जो प्रोफेसर कपिल कुमार है, जो इंडियन हिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान हैं, एंड ही इज ऑथरिंग सो मेनी बुक्स ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द इग्नू। तो ऑथर कपिल कुमार कहते हैं कि केवल ये आंदोलन में राजे रजवाड़े भाग नहीं ले रहे थे, इस आंदोलन में गांव की आम जनता भी भाग ले रही थी। इवन रूरल पीपल वर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस होल मूवमेंट। एंड बिलीव मी, 1 महीने के अंदर ये आंदोलन शुरू होता है। पूरी कहानी सुन लो, फिर यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया है इसे, ठीक है, ये सब लिख दिया है। तो जब पढ़ोगे ना आगे तो एवरीथिंग यू विल नो। कहानी सुनो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन एक चीज है, सेशन में बने रहोगे तो मजा आएगा, ठीक है, कंटिन्यू रहोगे तो मजा आएगा। हेलो गोपाल, हेलो सीमा, वेलकम इन दिस क्लास, ठीक है। तो हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग ग्रेटेस्ट रिवोल्ट इन 1857। राजा, मैंने बताया कि आप जब ये खत्म होगा ना क्लास, तो उसमें आपसे पूछेगा, एक रिव्यू पूछेगा। नमस्ते सीमा, एक रिव्यू पूछेगा, तो उसमें सब्सक्रिप्शन बटन होगा, ठीक है, उस पे सब्सक्राइब करने के ऑप्शंस होंगे। और भी आपको ना समझ में आए
तो आपके यहाँ बस आप सब्सक्राइब बटन को दबा देना। अगर आपको ना समझ में आए तो आपके यहाँ खुद ही अनअकैडमी से कॉल आ जाएगी, जो आपको सारी कुछ चीजें समझा देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बेस्ट टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। आप मेरे सहित कई लोग की क्लास ले सकते हो, ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शन, जो रेफरल सब्सक्रिप्शन है, यूज करोगे तो 10% की बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो मैं ये कह रहा था कि इट वाज कंप्लीट पैकेज ऑफ रिवोल्ट, सेंसेशनल, गूज बम्प्स, देयर इज अ गूज बम्प्स इन आवर बॉडी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बिना किसी टीवी के, बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के, बिना किसी इंटरनेट के, हाउ आवर एंसेस्टर्स डिड दैट। हमारे पूर्वजों ने कैसे ये किया, ये कमाल की बात थी। फिर मैं अगली कहानी पे चलता हूं। अब ये कहानी शुरू कहां से होती है, कमिंग टू द पॉइंट, जरा हम इधर आते हैं। ये जरा इनका फोटो देख के बताना कि ये कौन है, कौन है ये। मैंने हल्की सी हाईलाइट की है, जरा फटाक से बताना। हेलो गुप्ता जी, ठीक है। एग्जैक्टली गोपाल, मंगल पांडे, मंगल पांडे, फर्स्ट वॉरियर ऑफ द 1857, फर्स्ट वॉरियर, पहले योद्धा है मंगल पांडे। और ये मंगल पांडे कहां पे काम कर रहे हैं, किस जगह पे, आंसर दो फटाफट। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, तुरंत के तुरंत आंसर दो। और इसी के साथ हम इन वीरों को एक बार नमन भी कर ले तो मजा आ जाए, ठीक है ना। आज ये ना होते तो हम ना होते, क्यों? इफ दे could not able to manage this revolt, Indian freedom struggle were completely derailed। अगर ये ना होते तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कंप्लीटली बिखर गया होता। हेलो विपुल, आ रहा है समझ में? अब हम चलते हैं बंगाल में। सोचो, बस इमेजिन करो दिमाग में, चलते हैं बंगाल में और वहां पे मिलिट्री के कुछ सैनिक हैं, कुछ भारतीय सैनिक हैं। ऑल दी मिलिट्री पर्सनल्स फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन वर वर्किंग इन ए इन्फेंट्री ऑफ बंगाल। एक मिलिट्री की इन्फेंट्री है, एक ग्रुप है, उस इन्फेंट्री का नाम क्या है? 34वीं रेजिमेंट है, 34th इन्फेंट्री ऑफ द बैरकपुर इन्फेंट्री, 34th बैरकपुर इन्फेंट्री, 34वीं बैरकपुर की छावनी है। और उसी में एक महान सैनिक है मंगल पांडे। अब देखो इशू क्या है, मंगल पांडे सहित जितने भी सैनिक हैं, हेलो अंजलि, मंगल पांडे सहित जितने भी सैनिक हैं, वह लगातार, हेलो नेहा, वह लगातार क्या कर रहे हैं? वह विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों की नीतियों का। मिलिट्री में सैनिकों को वेतन नहीं मिलता था, देयर वाज लेस प्रमोशन, लेस सैलरी, एडवर्स वर्क कंडीशन, कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट। Even Indians, namaste Anjali, even Indian soldiers were completely devastated. Even they did not get any leave. अब सोचो, अच्छा सोचना, आज भी देख लो, जो भारत का सैनिक है वो भी तो एक इंसान ही है ना। मणिकांत नमस्ते, हेलो, ठीक है। आज जो भारत में हमारा सैनिक है, जो सीमाओं पे लड़ाई कर रहा है, वो भी उस वर्दी के अंदर एक इंसान ही है ना। उसका भी अपना एक घर है, उसकी भी अपनी एक इच्छाएं हैं, उसके भी अपने बच्चे हैं, उसकी भी अपनी चिंताएं हैं, उसके घर में भी किसानी खेती हो रही है। ऑल दी मिलिट्री पर्सनल्स nowadays when they are fighting for the country, they are living all these personal things। जब वो देश के लिए लड़ते हैं हमारे सैनिक, तो इन सारी चीजों को एक साइड कर देते हैं। उनके जेहन में केवल एक ही बात होती है, दे आर फाइटिंग फॉर दिस मदरलैंड, isn't it? तो तुरंत ही जरा सैनिकों को भी नमन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सैनिक ना होते ना सीमाओं पे, अगर ये सैनिक रात भर ना जागते ना, तो हम रात भर सो नहीं पाते। We will never ever sleep in our nights if all the military personals were not on the boundaries। आ रहा है समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। है, सैलरी नहीं है, उनको विदेशों में भेज दिया जाता है लड़ाई के लिए। ऑल द मिलिट्री पर्सनल्स वर्किंग इन अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। अब ये बहुत दिक्कतों में है। इसी बीच में एक अफवाह उड़ती है। अफवाह क्या है कि ब्राउन बैस राइफल्स की जगह पे एक राइफल लाई गई थी। उसका नाम क्या था? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो।
New rifles introduced in the military in place of, very good Gopal, Enfield rifles, very good, Enfield rifles, एनफील्ड राइफल्स को लाया गया था। ठीक है, हेलो कविता। एनफील्ड राइफल्स क्या थे? अब एनफील्ड राइफल्स में जो एम्यूनिशन भरा जाएगा, जो बारूद भरी जाएगी, देयर वाज अ रूमर यूज ऑफ पिग और काउ फ्लैश। एक रूमर फैली हुई थी, एक अफवाह थी, हो सकता है सच्चाई भी हो। अफवाह तो कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है सच्चाई भी हो, क्योंकि भारत के सैनिक इतने मूर्ख नहीं थे और अंग्रेजों पे बिल्कुल विश्वास हम तो कतई नहीं करेंगे, और ना वो लोग कर रहे थे, हमारे पूर्वज। सो देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड सर्टिफाइड रूमर Britishers used cow flesh or pig flesh in the grease of Enfield rifles, and it could be potential threat to religion of Indians. अच्छा, भारतीयों को मोस्टली जो यूपी बिहार के लोग थे उस रेजिमेंट में, या जो उत्तर भारत के लोग थे, उनके धर्म के ऊपर खतरा आ गया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आ रहा है समझ में? और ये सारी चीजें दिख रही थी, चाहे हिंदू हो। हेलो राहुल, हेलो पंकज, ठीक है। हाँ बिल्कुल श्वेता, दैट वाज द रीजन फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अंग्रेजों ने, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, अंग्रेजों ने 1813 के चार्टर एक्ट में, ध्यान से सुनना, सब पढ़ेंगे हम अनअकैडमी प्लस पे कोर्स के अंदर में। 1813 में एक चार्टर एक्ट लेके आती है अंग्रेज। चार्टर मतलब कानून, जो ब्रिटिश के संसद द्वारा पास हुई हो। थ्रू द 1813 charter, namaste to all of you, 1813 charter, British government introduced Christian missionaries for the promotion of Christianity in India. अब बताओ कितनी बड़ी बात थी। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अंग्रेज इस देश में क्या लेके आते हैं? क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके आते हैं। हेलो पंकज, ठीक है। और क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल राजा, नोट्स भी मिलेगा। और आपको देखो हम कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक्स भी होंगी, तो बुक्स का भी सहारा लिया जाएगा। आ रहा है समझ में? बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। मोस्टली दिक्कत कहां आती है? whenever we are preparing, तो मोस्टली दिक्कत कहां आती है राजा? कि किताबों की समस्या नहीं है, किताबों की समस्या नहीं है, जानकारियों की समस्या नहीं है। हाउ टू यूज all the things, how to use all the resources. So I will teach you कि resources कैसे use किए जाए, कैसे आंसर फ्रेम की जाए, कैसे टॉपिक को समझा जाए, ठीक है। अब मंगल पांडे ने कहा कि अब ये तो धर्म को खतरा है, बहुत सारे सैनिकों को जोड़ लिया अपने साथ, एंड मंगल पांडे किल्ड हिज सार्जेंट, अपने उच्च अधिकारी को की उन्होंने हत्या कर दी। और जगह जगह जो जितने भी सैनिक बंद थे जेलों में, जो भारतीय सैनिक थे, ऑल द इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स हु वर इम्प्रिजन्ड बाय ब्रिटिश मिलिट्री बिकॉज ऑफ डिफाइंग लॉस बिकेम सेट फ्री। उनको फ्री कर दिया गया, जेलों के ताले खोल दिए गए और बहुत सारे भारतीय सैनिक छूट गए। अब वो अलग बात है कि मंगल पांडे जी को पकड़ लिया गया, एंड जैसा ब्रिटिशर्स सबके साथ करते थे वैसा ही उन्होंने मंगल पांडे जी के साथ भी किया। एंड देन मंगल पांडे एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। मंगल पांडे को अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? मृत्युदंड दे दिया। तो अब यहां ये बात रुकेगी नहीं। ये कब की बात है? मार्च 1857। इट वॉज द पीरियड ऑफ मार्च 1857। हम उस समय की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मार्च 1857। ऑल दीज हैपनिंग्स at that time at Barakpur, Bengal. 34th Infantry military personnel Mangal Pandey killed his sergeant due to several reasons. Instant reason was there was a strong rumor spread everywhere, use of pork or cow flesh in the grease of new introduced Enfield rifles. Got it? आ रहा है समझ में? हेलो पिंकी, ठीक है। तो अब हेलो अमरेश, तो इसका मतलब ये हो गया कि यही सब बातें थी। अब ये बात आगे बढ़ेगी और ये कहां तक जाएगी? ये बात अब आगे बढ़ेगी, कहां तक जाएगी? मेरठ तक आएगी। ये जब सूचना मेरठ तक पहुंची, all these things, all the happenings of the बैरकपुर reached at मेरठ। जब ये सूचना मेरठ तक पहुंची, मेरठ मतलब
उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र नियर दिल्ली। जब ये बात मेरठ तक पहुंची तो यहाँ पे मिलिट्री का है जो सिपाही है, बख्त खां नाम है उसका। हेलो चंदन, बख्त खां, BAKHT, बख्त खां। बख्त खां मिलिट्री का हेड है। 10 मई की बात बता रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 10th of May 1857 when military personals of Meerut heard about incident of Mangal Pandey where he killed his sergeant at the Barakpur infantry. All these sipais, namaste Chandan, all these sipais at the Meerut decided to march towards Delhi. जैसे ही मेरठ तक ये सूचना लगी तो जितने भी सिपाही थे मेरठ में, बख्त खां के नेतृत्व में सब दिल्ली की ओर कूच कर गए। आ रहा है समझ में? तो टेक्निकली देखें तो ये सिपाहियों का एक जत्था। हेलो अक्षय, आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कृतिका, ठीक कह रही हो। जो मैं बोल रहा हूं ना, जब मैं देखो, जब टीचर्स जैसे क्लास में हम कैसे पढ़ते रहे, while anyone your teacher is delivering lectures then make notes। जब कोई टीचर आपको पढ़ाए तो कहानी का भी मजा लो और उसको लिखते भी रहो। अगर छूट जाए तो इमीडिएटली पूछ भी लो, टीचर आपको तुरंत बताएगा। हाँ बहुत इजी है, वेरी गुड, ठीक है। इट मीन्स मतलब आपने अवेयरनेस तरीके से रखा, वेरी गुड, अप्रिशिएबल, ठीक है। चलो, तो नोट्स भी बनाते रहना चाहिए। हम लोग भी तो क्लासेस में यही करते थे ना। वी वर डूइंग ऑल्सो व्हेन आवर टीचर्स वर डिलीवर्ड लेक्चर्स, वी आर राइटिंग डाउन ऑल दीज थिंग्स ऑन दी कॉपी। और भाई रिटन नोट्स तो मिलता ही है, फिर हम किताब की सहायता भी लेते थे और टीचर द्वारा बताई गई बातों को नोट्स पे लिख भी लेते थे। इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया। अब जब आप पढ़ोगे ना 1857 की क्रांति, तो ये बातें याद आएंगी। ये बातें याद आएंगी कि लाखों लोगों का खून बहा है, लाखों लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए। हेलो पवन, लाखों लोगों ने शहादत दी है। इंडिया एज ए कंट्री इवॉल्व्ड थ्रू द ब्लड ऑफ ऑल द मार्टिर्स। आ रहा है समझ में? इन शहीदों के खून से इस देश का निर्माण हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है। राजा देखो क्या होगा, हम जब पढ़ेंगे ना तो सेम टाइम पे, जैसे मैं हिंदी भी बोल रहा हूं और इंग्लिश भी बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में कुछ अधिक बोल दे रहा हूं और हिंदी में कुछ कम बोल दे रहा हूं। एक पहली बात। और दूसरी बात कि हमें दोनों भाषाओं को तो जानना ही चाहिए। इसीलिए मैं इस वाले सेशन में, हमारी एक सेशन शुरू होगी, ठीक है, हमारी एक सेशन शुरू होगी जिसमें कंप्लीटली इंग्लिश होगा। बट हियर इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं एक समय में इंग्लिश बोल रहा हूं और एक समय, ओके राजा, एक समय में हिंदी बोल रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कुछ अलग बोल दे रहा हूं, मैं उसी को ट्रांसलेट कर रहा हूं। और ये इसीलिए बनाया गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को एड्रेस कर पाए। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच अभी इंट्रोड्यूस होने वाली है हमारी। We will introduce complete English medium batch. There is no use of single word of हिंदी, लेकिन यहाँ पे यूज होती रहेगी, ठीक है। हमारी मिक्सअप चलेगी, मतलब हिंदी में भी रहेगी, बाइलिंगुअल भी रहेगी, इंग्लिश वाली भी रहेगी। सो जो भी आप चाहते हो उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते रहोगे तो सब दिखता रहेगा, ठीक है। और मेरा रेफरल आईडी यूज करोगे तो 10% का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अब चलो कहानी पे आते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, बख्त खां को यह सूचना लगती है और वो सिपाहियों के जत्थे के साथ दिल्ली कूच कर जाता है। किस दिन? 10 मई 1857। रिमेंबर इट, दैट डेट व्हेन बख्त खां विथ group of military personals marched towards Delhi on the 10th of May 1857। अब वो टुकड़ी चलना शुरू कर देती है और वो दिल्ली जाना चाहती है। रीजन बिहाइंड गो टू दिल्ली, आपको पता है क्या कि दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? देखो यहां से अगर मैं बनाऊं तो देखो यहां ये दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते हैं? हाँ कृतिका, दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन बोथ लैंग्वेजेस इन इंटरेस्टिंग मैनर। और मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको मजा भी है। पढ़ाई में मजा नहीं आएगा ना तो सजा हो जाएगी, आ रहा है समझ में? ठीक है, दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। जब हम क्या करते हैं कि चीजों को, अच्छा मान लो मैं केवल क्वेश्चन रटाना शुरू कर देता, हेलो गीता, क्वेश्चन रटाना शुरू कर देता कि दीज आर द क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग गीता, तो फिर क्या होता कि आपके दिमाग में ये मेमोराइज ही नहीं होता
और फैक्चुअल चीजें उतर जाती हैं भाई। whenever we are memorizing facts, facts are going to end। ठीक है, देखो आ भी रहा है, अगर समझ में आ जाए तो थम्स अप करते रहना मेरी बातें, ठीक है। वेरी गुड, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो तो अब इधर से, हाँ देखो थम्स अप आने लगे, वेरी गुड वेरी गुड। इट मीन्स दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मजा आ रहा है सबको, ठीक है। मजा जरूर आना चाहिए, जिसको मैं तुरंत लिख दे कि सर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। ओके, तो अब देखना कि अब ये चला हमारा वक्त कहां, ये शेर है भाई, ठीक है। और जितने भी हमारे एंसेस्टर्स थे वो शेर ही थे, और शेर के बच्चे शेर और शेरनियां ही होते हैं। आ रहा है समझ में? ओके चलो, तो वी आर मूविंग फ्रॉम हियर मेरठ टू दिल्ली। दिल्ली क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि दिल्ली शुरू से ही सत्ता का केंद्र रहा है। सिंस द इंसेप्शन ऑफ इंडिया मोस्टली दिल्ली वाज अ सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, एंड दैट इज वाई वहीं पे तो अंतिम मुगल जो बादशाह है उसका नाम क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, बहादुर शाह सेकंड जफर। जफर वॉज हिज टाइटल, कभी था ना वो, अब तो कुछ बच नहीं गया है। 88 ईयर्स उसकी उम्र है। वेरी गुड श्वेता, उसकी उम्र 88 साल हो चुकी है। एंड एक सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम इन द एग्जाम, Who was the oldest leader in 1857 revolt? जवाब क्या होगा? बहादुर शाह जफर। मुगल सल्तनत की ये हालत हो गई है, धीरे धीरे डिमाइज हो गई है, इतना ज्यादा कमजोर हो गया है मुगल साम्राज्य कि केवल किले तक ही, वो लाल किले तक ही उनकी सल्तनत या पूरा साम्राज्य रह गया है। बहादुर शाह जफर बिकम अ पोएट, और बहादुर शाह जफर एक पोएट हो गया है। और बहादुर शाह जफर जब चला जाता है म्यांमार, बर्मा चला जाता है, तो उसको जब जमीन में दफनाया जाता है तो कहता है, हेलो विकास, उसको जब जमीन में दफनाया जाता है तो वो कहता है, भाई मेरी कब्र पे लिख देना कि कितना बदनसीब है जफर, वतन की 2 गज जमी भी नसीब ना हुई। ठीक है, ही वॉज अ फेमस शायर एंड ही रिक्वेस्टेड अथॉरिटीज इन म्यांमार, प्लीज पुट इट डाउन ऑन माई ग्रेव कि वतन की 2 गज जमी भी नसीब ना हुई, मैं इतना बदनसीब हूं, आई एम अनफॉर्चुनेट ऑफ दैट काइंड ऑफ लेवल। आ रहा है समझ में? तो ये हालत थी, लेकिन बहादुर शाह जफर भी तैयार हो गया। दैट वाज दी, ओके विकास, ओके शिवम, बहादुर शाह जफर इतना बूढ़ा था और फिर भी बख्त खां के साथ मिलके वो पूरे आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो गया। 1857 रिवोल्ट led by बहादुर शाह जफर in the age of 88 years। सिक्के ढाले जाने लगे, आदेश जारी किए जाने लगे। आ रहा है समझ में? क्या हुआ? मुगल एम्पायर क्या मगध में ही नहीं राजा, ये मगध में नहीं आता है। मगध तो आपका बिहार वाला क्षेत्र हो गया ना। जब मुगल एम्पायर पूरे देश में फैला हुआ था, ठीक है। अगर हम औरंगजेब तक देखें, औरंगजेब तक बाबर से स्टार्ट हुआ था, और औरंगजेब तक अगर देखें तो पूरे भारत के क्षेत्र में मुगल जो साम्राज्य था फैला हुआ था। मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब अक्रॉस द इंडिया, पूरे बिहार तक भी फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है वैसे ही साम्राज्य सिमटना शुरू हो जाता है, और बहादुर शाह जफर तक तो साम्राज्य सिमट के दिल्ली में भी किले तक आ गया है। आ रहा है समझ में? ही वॉज पेंशनर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हेलो हर्ष, ही वॉज पेंशनर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। पेंशनर है भाई, पेंशन ले रहा है। आ रहा है समझ में? तो 1857 की हालत है, फिर भी बहादुर शाह जफर लेड दिस मूवमेंट। एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेता कौन था? हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट? रिवोल्ट इसलिए कहते हैं इसे, एक होता है रिवॉल्यूशन, एक होता है रिवोल्ट। रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि पूरी व्यवस्था ही चेंज हो गई। अगर अंग्रेजों को यहां से हटा दिया गया होता, अंग्रेजों को यहां से हटा दिया गया होता, इफ वी वर सक्सीडेड, देन इट वुड बी नोन एज रिवॉल्यूशन। अगर अंग्रेजों को यहां से हटा दिया गया होता तो इसको हम क्रांति कह देते। क्रांति होते होते रह गई, इसीलिए हम इसको विद्रोह कहते हैं, बिकॉज इट वॉज सक्सेसफुल for the later period, but for point of time it was suppressed by Britishers। आगे के पीरियड में इसने बहुत इंस्पायर किया, लेकिन 1857
से लेके 58 तक अंग्रेजों ने जैसे तैसे इसे दबा दिया। हेलो राजू, हेलो हरीश, ठीक है। तो ये हो गया, आ रहा है समझ में। अब ये यहां क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि देखो मुगल सल्तनत की बहुत इज्जत थी, तो इस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए बख्त खां को कौन जानता था? नो वर नोन बख्त खां। दैट इज वाई बख्त खां एंड ऑल मिलिट्री पर्सनल्स वर डिसाइडेड टू गिव लीडरशिप टू बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को इस बात के लिए मनाया गया इसको लीड करो, क्योंकि मुगल साम्राज्य की इज्जत आज भी बनी हुई है। टिल येट मुगल एम्पायर रिस्पेक्टेड अक्रॉस द कंट्री। गेट इट? हेलो गौरव, हेलो रीमा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यही सब कहानियां चल रही थी। अब यहां से मामला प्रारंभ हो गया, यहां से मामला प्रारंभ हो गया। सैनिक पहुंच गए, अंग्रेजों की ब्रिटानिया हुकूमत की जितनी भी चौकियां थी उस पर कब्जा कर लिया गया, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थी उन पे कब्जा कर लिया गया। आ रहा है समझ में? एक तरीके से देश पे दोबारा से भारतीयों का राज हो गया। एट दैट टाइम एवरीवेयर कंट्रोल ऑफ इंडियंस, ऑल द ब्रिटिश पोस्ट कैप्चर्ड or destroyed by Indian military under the leadership of Bahadur Shah Jafar. Remember it, Bahadur Shah Jafar in the age of 88 years was not able to fight. So use of his name on the behalf of Bahadur Shah, all the military personals, all the Indians were fought against the British Empire and near to uproot this British हुकूमत। आ रहा है समझ में? वो जो बहादुर शाह जफर है वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे जो मेरठ से आए हुए सैनिक हैं, जो आम जनता है, वह ब्रिटिश चौकियों को तबाह कर दे रही है। आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और राजा, मौर्यन एम्पायर मगध से स्टार्ट होता है और वो पूरे भारत में फैला, अफगानिस्तान तक चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखोगे तो मगध से स्टार्ट होके और पूरा वो पूरे भारत और पूरे दक्षिण भारत से लेके और अफगानिस्तान तक चला जाता है। आ रहा है समझ में? हम उसे केवल बिहार तक सीमित नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हेलो आदित्य। तो अब क्या हो रहा है? मजेदार बात हो रही है। अब पूरे देश में ये सूचना फैल गई है, एवरीवेयर देयर वाज ए न्यूज। हेलो हेलो आदित्य। एवरीवेयर देयर वाज ए न्यूज कि अब दिल्ली पे वापस से भारतीय आ गए हैं। सोचो अंग्रेजों की क्या हालत हुई होगी। वी कांट इमेजिन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एट दैट टाइम। हर जगह पैनिक है, हर जगह भय का माहौल है और भारतीयों में कमाल का उत्साह है। हर जगह पे रोटी और कमल और प्याज बांटा गया। आ रहा है समझ में? अनियंस, ब्रेड एंड लोटस। आ रहा है समझ में? तो ये सब बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक सिंबल था। हालांकि हालांकि क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था, व्हाट्सएप तो था नहीं कि मैसेज कर दिया। आ रहा है समझ में? देयर वाज नो व्हाट्सएप, देयर वाज नो मैसेंजर, देयर वाज नो ऑनलाइन फैसिलिटी टू स्प्रेड इट। आजकल आंदोलन करना सही है, अगर आप 200-250 साल पहले की बात सोचो, इट वाज अनबिलीवेबल। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देयर इज अ गूज बम्प व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट 1857 रिवोल्ट, कि कैसे किया होगा उन लोगों ने। आ रहा है समझ में? ये लेवल की कैपेबिलिटी थी। अब जब ये बात पूरी भारत में फैल गई तो जगह जगह पे विद्रोह होने लगे। एवरीवेयर इन होल नॉर्थ इंडिया, इवन इन साउथ इंडिया, मतलब महाराष्ट्र तक चला गया था। शोलापुर महाराष्ट्र, आ रहा है समझ में? वहां तक चला गया था। कर्नाटक बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव तक, महाराष्ट्र में शोलापुर तक। इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट लाइक एज अ अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव्स फेल्ट। ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है, अंग्रेजों की सत्ता अब उखड़ने वाली है, अंग्रेजी सरकार में सिहरन पैदा हो गई। हेलो गौतम, आ रहा है समझ में? कमिंग टू दी पॉइंट, ये जितनी भी बातें मैंने बताई वही मैंने यहाँ पे, if you are going through these notes, all the things you will receive। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे सब पिक्स दिखाई दे रही है, कुंवर सिंह जी की पिक्स है, ठीक है। यहां मैंने लिखा कि जो आंदोलन है ये मंगल पांडे और बख्त खां के नेतृत्व में स्टार्ट होता है, लेकिन पूरे भारत में फैल जाता है।
इट वॉज स्प्रेडेड एवरीवेयर। और इसको नेतृत्व कौन से लोग देते हैं? हियर इज लखनऊ में बेगम हजरत महल। इट इज द पिक्चर ऑफ बेगम हजरत महल। व्हाट अ वुमन शी वॉज। आ रहा है समझ में? हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। तो इसका मतलब ये है ना, ये बेगम हजरत महल, नाम सुना है इनका? अब इनकी कहानी सुनो। लॉर्ड डलहौजी ने ये बोल के इनके क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। ओके ओके गुप्ता जी, ठीक है। क्या कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने ये बोल के अवध के क्षेत्र, अवध मतलब वो लखनऊ लखनऊ वाला क्षेत्र, ठीक है, that territory of Awadh confiscated by Lord Dalhousie on the account of corruption। अब बताओ, जब कुछ ना मिला, झांसी की रानी को कहा गया कि आपके दत्तक पुत्र को हम राजा नहीं बनने देंगे। दत्तक मतलब एडॉप्टेड। Dalhousie refused to accept adopted child of Rani Lakshmi Bai as a legal heir of Gangadhar Rao, and that is why रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्टेड। बट केवल पर्सनल रीजन नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि आज हम इनकी एक मांग के आगे झुकेंगे। पेंशन तो दे ही रहे थे ना। शी कुड हैव ऑप्शन टू गो अवे। उनके पास एक ऑप्शन था, पेंशन तो मिल रहा था ना, करोड़ों रुपए उनको पेंशन में मिल रहे थे, तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा आज हमारा सर झुकेगा तो अंग्रेज और भी हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, इस जमीन को और भी खराब करेंगे, तो अब या तो हम शान से जिएंगे या तो अंग्रेजों को यहां से भगा के दम लेंगे या तो शहीद होंगे। आ रहा है समझ में? सो दैट वाज द ब्रेवरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। She never fought for herself, for her personal interest. She was fought for the soil of this land. इस मिट्टी, इस वतन के लिए लड़ी थी। आ रहा है समझ में? यहां चलते हैं लखनऊ। ये दिख रही है बेगम हजरत महल। ओके, हाँ, देखो देखो कृतिका, कैसे हम चीजों को याद करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू मेमोराइज द स्टोरी। पहली बात, जैसा आपने कहा कि स्टोरी याद रहता है। सेकंड थिंग, आप एक फ्लो चार्ट बनाओ अपने कमरे में, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट मतलब जैसे मान लो कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का क्या किया, एक फ्लो चार्ट बना लिया, उसको अपने मेज के ऊपर, उसको अपने दीवार के ऊपर लगा लिया। जैसे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी समझनी हो तो आपके घरों में जो मैप होती है, हम उसको क्या करते हैं, कभी देखते ही नहीं है। मैप ऐसा हो जो एक्सेसिबल हो। डेली एक राउंड 10 मिनट खड़ा होकर देखना पड़ेगा। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, जहां जाओगे वही दिखेगा ना, तो क्यों नहीं याद होगा। घर में मैं कहता हूं मॉडर्न इंडिया के, फॉर एग्जाम्पल आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो, यू शुड पेस्ट 10 मैप्स विथ इंपॉर्टेंट डेट्स। आप जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री के, वो अपने घर के हर चप्पे चप्पे में पोस्टर लगा दो। कोई मना भी नहीं करेगा आपकी डेडिकेशन लेवल देख के। आ रहा है समझ में? और उसको ऐसा नहीं कि उसमें वो लगा दिया, गम नहीं लगाना है। जस्ट यू हैव टू पेस्ट, वो जो होता है ना चिपकाते हैं उससे, टेप से, व्हाइट वाला, उससे लगा दिया। वाइल यू आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर, कहां जाओगे वहीं झांसी की रानी दिखेंगी। एंड यू विल मेमोराइज द फैक्ट्स। एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, 4 बार भूलोगे, लेकिन जब वो बुक में रहता है ना या नोट्स में, वी आर जनरली तो सोचते हैं कि यार मूड बनाएंगे, नहा धो के पढ़ाई करेंगे, वी विल हैव अ गुड एनवायरमेंट फॉर दिस, फॉर द मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये करना देखना बहुत कारगर इलाज है, ठीक है। ओके, सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब लखनऊ में चलते हैं, लखनऊ में अंग्रेजों को कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कह दिया कि जी करप्शन है यहाँ पे। तो ऑन द चार्जेज ऑफ करप्शन, ब्रिटिश एम्पायर एनेक्स्ड अवध। करप्शन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा क्षेत्र भ्रष्टाचार के आरोप के तहत एनेक्स कर लिया था अंग्रेजों ने। डलहौजी एनेक्स्ड अवध फ्रॉम बेगम हजरत महल ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन। आ रहा है समझ में? हेलो भावना। तो अब देखो, बेगम हजरत महल भी बिल्कुल झांसी की रानी जैसी ही हैं। थोड़ा सा मतलब 19-20 मान सकते हो, लेकिन कम नहीं मान सकते। सोचो, इनका एक छोटा सा बच्चा है, 4 इयर्स किड बिरजिस कादिर। नमस्ते भावना। 4 इयर्स किड बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल टिल हिज लास्ट ब्रीथ फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द अवध। आ रहा है समझ में?
चाहती तो वो भी पेंशन लेती रहती, चाहती तो वो भी, उनके पास ऑप्शन था, सभी लीडर्स के पास ऑप्शन था कि अपनी जिंदगी को, हेलो जिज्ञासा, सभी लीडर्स के पास ये ऑप्शन था कि वो एक लग्जरियस लाइफ चुने। आ रहा है समझ में? हैव यू हर्ड अबाउट दी स्टेटमेंट? एक बार एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि उनको अमेरिका से ऑफर आया एंड ही हैड चोजन दिस कंट्री, दिस मदरलैंड, बिकॉज ही बॉर्न हियर। आ रहा है समझ में? उनके पास भी तो ऑप्शन था ना। क्या इतना विद्वान वैज्ञानिक विदेशों में जाके लग जा सकता था? अमेरिका में नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस देश को चुना, इस मिट्टी को चुना, क्योंकि यहीं जन्म हुआ है तो इसी की सेवा करेंगे। आ रहा है समझ में? सो इन सभी के पास एक ऑप्शन था, डोंट फॉरगेट इट, दे ऑल दी मर्टिस, ऑल दी वॉरियर्स, सभी वीरों वीरांगनाओं के पास एक ऑप्शन था। ऑप्शन था कि वो अपनी जिंदगी को लग्जरियस चला सकते थे, बट दे ऑप्टेड अपोज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। आ रहा है समझ में? तो इनकी बहादुरी और इनकी वीरता की तो कोई तुलना ही नहीं है। सिमिलरली, लाइक एज क्वीन लक्ष्मीबाई, Begum Hazrat Mahal fought with her child Birjis Kadir against the British Empire till her last breath। अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती रही। ठीक है। ये क्या है? कोई ये क्या लिखा है गीता? अपने ट्रैक का मतलब क्या? अच्छा, ट्रिक। अच्छा, ट्रिक वही मैंने बताई गीता। ट्रिक ये है कि एक चीज को आप 4 बार सुनोगे। जैसा फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने आपको ये वीडियो दे दी, अब आप क्या करो, ईयरफोन में, अब ये तो रिकॉर्डेड हो जाता है ना, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन दी अनअकैडमी, हर चीज रिकॉर्डेड है। You should use earphone while you are not interested to go with the books and notes। अब मान लो पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, नोट्स पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, then put earphones in your ears, कान में लगाओ, ट्रिक है, और सुनते रहो। फिर चारों ओर दीवार के ऊपर पेस्ट कर दो इंपॉर्टेंट डेट्स, कम से कम जैसे मॉडर्न इंडिया है, तो जब आप मॉडर्न इंडिया की पढ़ाई कर रहे हो, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब आप मॉडर्न इंडिया की पढ़ाई कर रहे हो तो दीवार पे चारों ओर दसियों पेस्ट होने चाहिए, मॉडर्न इंडिया दिखनी चाहिए। जब ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहे हो तो मॉडर्न इंडिया वाला मोड़ के रोल्ड करके रख दो और 10-10 पेस्ट लगा दो दीवार के ऊपर। क्या होने चाहिए? ज्योग्राफी के होने चाहिए। हर जगह पैसिफिक ओशियन और इंडिया दिखना चाहिए, फैक्ट्स दिखने चाहिए जब आप ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहे हो। यही ट्रिक बार बार दोहराओगे ना तो आपकी सेकेंडरी ब्रेन में चला जाएगा। हमारी 2 ब्रेन होती है, वी हैव 2 ब्रेन्स। अब वो मत देखना बायोलॉजी वाली, वैसे तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, मिड ब्रेन और 4 ब्रेन होती है, 3 तरीके के हिस्से होते हैं। मैं बस बात कर रहा हूं मेमोरी की। वी हैव 2 काइंड ऑफ मेमोरीज, वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। हमारे पास 2 तरीके की ब्रेन होती है, एक प्राथमिक जो बुद्धि होती है, याद करने की क्षमता, और दूसरी द्वितीयक। प्राथमिक वाली तुरंत भूल जाती है, जैसा अभी मैंने आपसे कुछ कहा, देन यू विल फॉरगेट आफ्टर सम टाइम, कुछ भूल जाओगे, लेकिन उसी चीज को बार बार रिपीट करोगे तो तुरंत ये सेकेंडरी ब्रेन में चली जाएगी। मैं ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है? सेकेंडरी ब्रेन में चले जाएगी। जैसा मैं आपसे पूछूं कि 2 जा, तो आप बताओगे 2 दूनी के 4। सोचना नहीं पड़ा। क्यों भाई? क्योंकि आपकी सेकेंडरी ब्रेन में चला गया है। व्हाइल आई एम आस्किंग व्हाट इज योर नेम, मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो सोचते हो क्या कभी कभी किसी ने सोचा है ऐसा? वही, बिकॉज आफ्टर द सेवरल रिपीटिशंस all the information is stored in your secondary brain। तो एक चीज को इतनी बार दोहराओ, जहां जाओ वही दिखे, तो लंबे समय तक मेमोरी याद रहेगी। हेलो धीरज, आ गया होगा समझ में? ठीक है, ओके ओके राजा। तो बेगम हजरत महल भी लड़ती रही। आ रहा है समझ में? अब बेगम हजरत महल तो थी ही, इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ये तो हमारी स्पेशल की क्लासेस है, हमारी लिमिटेशन होती है। ईच एंड एवरी डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन दी प्लस कोर्सेज। जितना भी प्लस पे होगा ना, तो और भी डिटेल में जानकारियां उपलब्ध होंगी। ठीक है, घबराना नहीं है। ये तो भाई अब हमारी 1 घंटे की सीमा है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। यहाँ देखो मैंने लिखा झांसी क्वीन लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह, अवध बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब एंड तात्या टोपे, नाना साहेब एंड तात्या टोपे। ठीक है, कहते तो हैं कि 1858 में इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन ये एक चिंगारी थी जो जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी, और इस बात का अंदाजा अंग्रेजों को भी नहीं था। ब्रिटिशर्स ऑलवेज सेड दे
they suppress this rebellion, they suppress this revolt, but they never ever imagined what kind of effect exerted by 1857 रिवोल्ट. उनको भी अंदाजा नहीं था क्या होने जा रहा है. पूरी भारत की स्वतंत्रता लड़ाई में इवन वीडी सावरकर जी ने, वीर दामोदर सावरकर, ऑथर्ड ए टेक्स्ट फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस. और अंग्रेज इसे क्या कहते थे? वीडी सावरकर जी ने कहा कि यह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था. आ रहा है समझ में? उसके ऊपर किताब भी लिखी. एंड बिलीव मी, इट वाज बाइबल फॉर द ऑल फ्रीडम स्ट्रगल वॉरियर्स. आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनके लिए यह गीता बन गया, यह बाइबल बन गया, यह उपनिषद बन गया, और इसको लोग अपने दिल में सजो के रखते थे. फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस किताब का नाम है. और अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेज तो हमारी बेइज्जती कर रहे थे. ब्रिटिश स्कॉलर्स ऑलवेज सेड इट वाज ए सिपाही मिटनी. अंग्रेज जो इतिहासकार हैं इसको कम दिखाते हैं. वो कहते हैं जी सैनिकों का विद्रोह है, कुछ मुट्ठी भर सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया. आ रहा है समझ में? वो बेइज्जती कर रहे हैं क्या? वो बेइज्जती कर रहे हैं. डेफिनेटली दे इंसल्टेड एफर्ट्स ऑफ इंडियंस. वो इंडियंस की एफर्ट्स को इंसल्ट कर रहे हैं. हाँ समझ में आ जाए, थम्स अप करते रहना, लगेगा समझ में आ रहा है. ठीक है, वो इंसल्ट करना चाहते थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उसने फिर से इतिहास की समीक्षा की. Indian scholars, when invested their time and energy to understand and rewrite Indian history again, then what they understood, it was first war of the independence. आ रहा है समझ में? ठीक है. कुछ लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस भी नहीं था, और न ही ये सिपाही मिटनी था, न ही ये सिपाही विद्रोह था, न ही स्वतंत्रता संघर्ष था. यह दोनों के बीच में कहीं था. आ रहा है समझ में? तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि यह सिपाही विद्रोह तो कतई नहीं था. इट वॉज नेवर एवर ए सिपाही मिटनी, क्योंकि आम जनता ने भी भाग लिया था. आ रहा है समझ में? तो यह कहां था? यह था स्वतंत्रता संघर्ष से लेके, इसको हम स्वतंत्रता संघर्ष भी मान सकते हैं, मॉडर्न तरीके का नहीं, उस जमाने के हिसाब से. इट वॉज ए काइंड ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं? इफ यू सी द लाइन ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप भारत सरकार की लाइन को देखोगे, अगर भारत सरकार के अनुसंधान को देखोगे, आ रहा है समझ में? जैसे इग्नू के मटेरियल्स को देखोगे, अगर आप भारत सरकार के द्वारा किए गए अनुसंधान को देखोगे, तो भारत की सरकार इसे फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ही मानती है. आ रहा है समझ में? कुछ लोग इसे सिद्ध करते हैं कि यह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है. वो किताबें पुरानी हो गई हैं भाई, समझ लेना. ऑल दीज बुक्स रिटन अर्लियर नाउअडेज आउटडेटेड. ठीक है, आजकल क्या सरकार मानती है? मैं 2020 की बात बता रहा हूं. 2020 all the Indian government documents accepted 1857 revolt was first war of the independence. आ गया समझ में? तो फटाफट लाइक लगाओ. ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ऑल ऑफ यू सेंडिंग मी थम्स अप, वेरी गुड. चलो, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी इसका केवल एक ही रीजन थोड़े ना था, वो तो कॉन्टेम्पररी था ना. कॉन्टेम्पररी रीजन वाज र्यूमर. कुछ लोग कहते हैं कि एक अफवाह उड़ी एनफील्ड राइफल्स के बारे में, ग्रीस के बारे में, और यह क्रांति हो गई. बात तो सही है, कोई एक रीजन थोड़े ना होता है. हमारी जिंदगी में भी दो रीजन होते हैं. मान लो आप तुरंत सेलेक्ट हो जाओगे, मान लो यू विल बिकम डीएम, एसडीएम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. हेलो अश्वनी, ठीक है, अगर आप डीएम एसडीएम बन जाओगे, सपोज दैट, तो ये अचानक थोड़े ना होगा. आप ये नहीं कह सकते कि आई एम सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ 1 year हार्ड वर्क. ये आपकी पेरेंट्स की भी देन होगी, भगवान और अल्लाह की कृपा भी होगी, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो. आपके दोस्तों मित्रों का योगदान होगा, एवरीथिंग, आपके टीचर्स का योगदान होगा, शुरू से लेके आज तक. इफ यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर, डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन, शेयर इट विथ एवरीवन. And if you will fail anywhere, take all the responsibility on yourself. यही तरीका है महान लोगों का. जब व्यक्ति असफल होता है तो सारी असफलता की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेता है. देखा है ना ऐसा? जितने भी बड़े लोग होते हैं ऐसा ही करते हैं, जो जीवन में सफल होते हैं. और जब सफल होता है तो अपनी सफलता का श्रेय सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. गॉट इट? चलो, कमिंग टू द पॉइंट.
कुछ लोग कहते हैं कि रीजन क्या था 1857 की क्रांति का, तो उसके कुछ रीजन बताए गए हैं। ये रीजन यहां देखो, यह मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक रीजन। राजनीतिक रीजन में क्या है, शुरू से ही सब्सिडरी अलायंस बाई वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अब ये सहायक अधीनस्थ की नीति क्या है, सहायक अधीनस्थ की नीति क्या है, क्या लग रहा है, कब आया था, जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। व्हेन हेलो विज्ञान, व्हेन सब्सिडरी अलायंस केम इनटू इफेक्ट, कब आया था ये, लॉर्ड वेलेजली लेके आया था। अंग्रेजों की सेना देशी राजाओं के दरबार में बैठेगी और सारा खर्चा वो वो भारत का राजा उठाएगा। All the British military and their representative sitting in the court of native ruler, and all the burden of expenses putting on the exchequer of native ruler। आ रहा है समझ में, जो नेटिव है, देशी, हेलो अखिलेश नमस्ते, ठीक है, जो देशी रियासत का राजा है, उसके साम्राज्य में अंग्रेजों की सेना और उनका प्रतिनिधि बैठ जाएंगे और वो प्रतिनिधि उसके ऊपर नजर बना के रखेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। ये कौन लेके आता है, 1798 में लेके आता है वेलेजली। वो आगे मिल जाएगा, सारी चीजें पढ़ लोगे, ठीक है, इट इज नॉट अ बिग डील, ठीक। तो सब्सिडरी अलायंस। अब ये बताओ, नेटिव राजा गुस्से में आएंगे ना, देशी राजा तो गुस्से में आएंगे डेफिनेटली गोपाल। ऑल द इंटरनल एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेटिव रूलर्स डील्ड बाई ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। जो ब्रिटेन का प्रतिनिधि होगा वही डील करेगा, विदेश नीति और आंतरिक नीति को भी, थोड़ी मोड़ी बातें वो राजा को दे देगा, तो बेइज्जती फील होगी ना। दूसरा रीजन था, हैदराबाद पहला राज्य था, यहां लिखा गया है, जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। हैदराबाद वाज द फर्स्ट नेटिव प्लेस विच एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस। और सेकंड रीजन देखो यहां लिखा होगा, ये तो बड़ा खतरनाक था। सेकंड रीजन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस इन हाइलाइटर, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति या हड़प की नीति, लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। मैं एक इंपॉर्टेंट सूचना दूंगा, व्हेन डलहौजी बिकम गवर्नर जनरल इन द इंडिया, हिज एज वॉज ओनली 31 ईयर्स। जब डलहौजी इस देश में गवर्नर जनरल बना तो उसकी उम्र केवल 31 साल है, यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत में 31 साल में, इतनी कम उम्र में इसको गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। इसके अंदर एक ऊर्जा भरी हुई थी, वो अलग बात है कि निगेटिव एनर्जी थी। ही हैड इमेंस निगेटिव एनर्जी एंड ही यूज्ड इन इंडिया। उसने इस निगेटिव एनर्जी को यूज किया और फिर उसने क्या किया, इसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया और करप्शन और एब्सेंस ऑफ लीगल हेयर, ठीक है, करप्शन एंड एब्सेंस ऑफ, देखो मैंने यहां लिखा है करप्शन का चार्ज बना के, अभी बता रहा था ना, अवध को कब्जे में ले लिया। ऑन द अकाउंट्स ऑफ करप्शन ही कैप्चर्ड एनेक्स्ड अवध, ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ लीगल हेयर, देखो रानी लक्ष्मीबाई को इसने क्या किया, इनके क्षेत्र में कब्जा कर लिया। इन द एब्सेंस ऑफ लीगल हेयर, अभी मैं चर्चा कर रहा था। इन सब से माहौल भड़केगा क्या, such kind of interference in the life of native rulers exerted pressure। हाँ बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल रीजन याद रखना, दो रीजन है, सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेजली एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ डलहौजी, दो बातें, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोशियो इकोनॉमिक रीजन, सामाजिक आर्थिक कारण। इस देश में देखो, यहां सब समरी लिखी गई है, इस देश में कई तरीके के, देखो मैंने यहां लिखा है कॉलोनियल लैंड रिफॉर्म, मतलब इस देश में अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण तो बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। व्हेन ब्रिटिशर्स कंट्रोल्ड दिस कंट्री आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, व्हेन दे डिफीटेड सिराजुद्दौला, जब लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, उसी समय से वहां पे आर्थिक प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इकोनॉमिक कंट्रोल एक्सर्टेड इन बंगाल इन लेटर पीरियड अक्रॉस द कंट्री। आगे आने वाले वर्षों में अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और बढ़ानी शुरू कर दी और ये देखो नए नए रिफॉर्म्स ला रहे हैं। क्या भाई, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महालवाड़ी सिस्टम। इसके अंदर में
किसानों के ऊपर क्या किया गया, बहुत सारी टैक्सेस लगा दी गई, सीवियर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन दी इंडियन फार्मर्स, और ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी। किसान भूखों मरने लगा, नील की खेती कराई जाने लगी, अनाज घटने लगा, कॉटन की खेती होने लगी, कपास की खेती होने लगी। सब हम डिस्कस करेंगे प्लस के ऊपर, और भी जानकारियां इंप्रूव होंगी, सारे फैक्चुअल डिटेल्स आपको उपलब्ध होंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। और हम आंसर फ्रेमिंग भी सीखेंगे कैसे, लेकिन तब ना जब कहानी याद हो। When you will remember all these things, then you will learn how to write a good answer, isn't it? समझ में आ गया? लगा दो thumbs up. सोशियो इकोनॉमिक रीजन में आर्थिक रीजन क्या है? वेरी गुड, इट मीन्स दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वेरी गुड। आर्थिक रीजन क्या है? देश में किसानों के साथ शोषण किया गया, यहाँ के मजदूरों कामगारों के साथ शोषण किया गया। ओके गीता, वेरी गुड, इट मीन्स दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। ठीक है, तो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, यहाँ के आम लोगों के साथ, यहाँ के उद्योग धंधों को चौपट कर दिया गया। कृषि व्यवस्था को केवल रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। ठीक है, यहाँ की कपास को विदेश भेजते, यहाँ की नील को विदेश भेजते, ऑल दी कॉटन, ऑल दी इंडिगो एंड ऑल दी रिसोर्सेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द इंडियन फील्ड्स एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। इसीलिए कहते हैं कि गंगा का जल सोख के ब्रिटेन के थेम्स में निचोड़ दिया गया। आ रहा है समझ में? नहीं आया? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑफ गंगा एंड रिंस्ड इन दी थेम्स रिवर। अब थेम्स कहां है? कहते हो थेम्स रिवर इन ब्रिटेन। आ रहा है समझ में? यहां के आर्थिक संसाधनों पे कब्जा करके और यहां के फायदे को वहां पहुंचा दिया गया। गॉट इट? ठीक है, तो ये तो इकोनॉमिक रीजंस हो गए, पूरी देश की व्यवस्था को तबाह कर दिया गया। टिल येट वी आर फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। आज भी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, वो अंग्रेजों की ही देन है। आ रहा है समझ में? इतने साल हो गए अंग्रेजों को गए हुए, 75 साल से ऊपर हो गए। टिल येट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, इजंट इट? ठीक है, अब आते हैं सोशल चेंजेस पे। देखो यहां मैंने लिखा है कि सोशियो इकोनॉमिक रीजन, सोशल चेंज। समाज में सोशल चेंज भी ला रहे थे अंग्रेज। सोशल चेंज क्या था भाई? चाइल्ड मैरिज के ऊपर वो बात कर रहे थे। सोशल चेंज में वो चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी बात कर रहे थे। ठीक है, और किसके ऊपर बात कर रहे थे? वह बोल रहे थे कि पॉलीगैमी नहीं होगी। पॉलीगैमी का मतलब कि बहुविवाह नहीं होगा। वो कह रहे थे, बहुत सारे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि योर कल्चर इज वेरी बैकवर्ड, आपका जो संस्कृति है बहुत पीछे है, और इसकी वजह से उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब लॉज बनाए। इवन सती सिस्टम, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि सती गलत था। तिलक कहते थे, लोकमान्य तिलक, कि ऑफ कोर्स ऑल दीज रिचुअल्स आर बैड, बट इट इज आवर इंटरनल मैटर्स, वी विल अमेंड इट, वी विल रिफॉर्म इट। तिलक कहा करते थे कि मैं मानता हूं कि ये सब बुराइयां हैं भारत की समाज की, लेकिन मेरे घर की बुराई मैं ठीक करूंगा। हु द हेल आर यू टू अमेंड इट? तुम कौन होते हो बाहर के रहने वालों, तुम क्यों अमेंड करोगे? सवाल समझ में आ रहा है? अंग्रेजों ने जो सती सिस्टम लाया, अंग्रेजों ने जो सती सिस्टम को बैन किया, किसने बैन किया था जरा बताना फटाफट, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। सती सिस्टम वाज बैंड बाय whom? विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग with the help of राजा राम मोहन रॉय। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड गोपाल, विलियम बेंटिंग। ठीक है, वेरी गुड पवन, राजा राम मोहन रॉय एंड विलियम बेंटिंग। वेरी गुड। ठीक है, तो ये किस लिए किया गया था? चाइल्ड मैरिज के ऊपर उन्होंने रोक लगाई, उन्होंने बहुविवाह या पॉलीगैमी के ऊपर रोक लगाई, उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए कानून बनाया। दे ऑलवेज वांटेड टू डिसरिस्पेक्ट इंडियन कल्चर। ये हमारी भलाई के लिए नहीं कर रहे थे, वो हमें नीचा दिखाने के लिए कर रहे थे। अंग्रेज, मैकॉले मानता था, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, आपका खून खौल उठेगा। मैकॉले सेड, वी वांट, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड जगलर्स। भारत सपेरों और मदारियों का देश है, और इस देश में केवल क्लर्क पैदा हो सकते हैं। इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ मैकॉले एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकॉले।
लॉर्ड मैकॉले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, और वो क्या कहता था हम भारतीयों के बारे में कि भारत सपेरों और मदारियों का देश है और इस देश में केवल क्लर्क पैदा हो सकते हैं. गॉट इट? एंड दैट इज व्हाई ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम टू क्रिएट क्लैरिकल क्लास फॉर द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. उसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति क्यों लाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही हो रहा है ये, कोई समाज सुधारक नहीं है वो विलियम बेंटिक. लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही हो रहा है. अंग्रेजी शिक्षा क्यों लाई गई? इसलिए लाई गई जिससे भारत के समाज में ऐसे क्लर्क लोगों को बनाया जा सके जो अंग्रेजों की सहायता करें. गॉट इट? आ रहा है समझ में? आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी यूज्ड दिस नॉलेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. अब जब देश आजाद हो, अंग्रेजी जानो, तमिल जानो, तेलुगु जानो, फ्रेंच जानो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी जानोगे वो राष्ट्र हित में आप यूज करोगे. आ रहा है समझ में? अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. जिनको आती है नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है. अब अंग्रेजी से बैर नहीं है, ये भारतीयों की अंग्रेजी है. आ रहा है समझ में? वी आर नॉट यूजिंग मैकॉलियन इंग्लिश, वी आर यूजिंग इंडियन इंग्लिश. मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 200 इंडियन वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है और वो हमने बनाई है. आ रहा है समझ में? तो वी आर मेकिंग अ न्यू इंग्लिश इन द फॉर्म ऑफ इंडियन फॉर्मेट. ठीक है, तो अब भूल जाओ वो मैं कॉलेज जो लेके गया था, कुछ दिन में यही हालत रही. तो देख ही रहे हो हम कितने लोग हैं, हर एक चौथा पांचवा व्यक्ति भारतीय है. देन वन डे विद इन 50 ईयर्स चारों ओर हमारी अंग्रेजी चलेगी. ठीक है, ओके. सो हियर इज सोशल रीजन क्या था कि अंग्रेज हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई वी रिवोल्टेड. आ रहा है समझ में? हमें अच्छा नहीं लगा. इट इज प्रॉब्लम ऑफ आर्स एंड वी विल अमेंड इट. ठीक है, हाँ बिल्कुल. क्रिश्चियन मिशनरीज को भेज रहे थे, हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे थे, दैट वाज दी प्रॉब्लम. आ रहा है समझ में? और देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सब बोलते कि तुम तो पर्दा प्रथा कराते हो, तुम्हारे यहाँ तो चाइल्ड मैरिज है, तुम्हारे यहाँ तो पॉलीगेमी है, सती है, विधवाओं की शादी नहीं होती है. वी विल इंट्रोड्यूस वीडियो रीमैरिज. हम तो तुम्हें लॉर्ड डलहौजी के समय ही वीडियो रीमैरिज इंट्रोड्यूस्ड हुई थी. ड्यूरिंग दी लॉर्ड डलहौजी वीडियो रीमैरिज इंट्रोड्यूस्ड टू डिसरिस्पेक्ट इंडियन सिस्टम, टू डिग्रेड इंडियन सिस्टम, एंड दैट वाज दी मेन अपोज. यहां हमने लिखा है कि 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई. इस तरीके की डिस्टरबेंस के कारण इंडियंस वर यूनाइटेड एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. गॉट इट? आ गया समझ में? मजा आया सेशन में? मजा आया कि नहीं? मजा आया? थम्स अप बनाओ फटाफट. ठीक है, ठीक है. तो हमारी इस सेशन का संदेश यही था कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो फैक्ट्स एंड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको बैलेंस करके पढ़ेंगे. मजा आना चाहिए. यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, जोश भरनी चाहिए पढ़ाई के समय. ठीक है, तो वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर प्लस कोर्सेज. अगर आप प्लस कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप आनंद प्रकाश 69 रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% की बेनिफिट मिलेगी. प्लस पे बहुत सारे मेरे कोर्सेज आने वाले हैं, और जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं फॉलो करते रहें भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी? हाउ विल यू नो? ठीक है, और अगर अच्छी से अच्छी जानकारी चाहिए आपको, घर बैठे बैठे दिल्ली मुखर्जी नगर और करोल बाग की जानकारी चाहिए, देन यू विल फॉलो मी. ठीक है, आपको हर एक सोशल ब्लॉगिंग साइट्स पे मुझे फॉलो करना चाहिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहिए. आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी. ओके, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ. वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. आज शाम से हमारी प्लस पे एक क्लास चल रही है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की, जिसमें मैं लेके आ रहा हूं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स. आ रहा है समझ में? गोपाल, राइट नाउ आई कांट से एनीथिंग, बट बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ और आप अभी कुछ दिन देख सकते हो. फिलहाल मैं हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी एग्जैक्ट अभी टाइमिंग मैं नहीं बता सकता. वेरी सून. सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. खत्म तो क्या सीढ़ी आ जा रहे हैं? दिख रहा है, सेशन एंड करो.